गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैं एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीए पार्ट सेकेंड में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बना रही हूँ। लेकिन यह जो टॉपिक है, जिस टॉपिक की मैं चर्चा करने वाली हूँ, वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आज जिस पेपर के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है बीए पार्ट सेकेंड का इंडियन इकॉनमी या भारतीय अर्थव्यवस्था जो पेपर है उसके बारे में। बीए पार्ट सेकेंड का जो सिलेबस है वो मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कहाँ से सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है, तो मैंने उस वीडियो को आप देखिए और एमडीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कीजिए। उसके बाद सबसे पहला काम, किसी भी जो क्लास में आप पढ़ते हो उसमें सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जो जो पेपर्स आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये रोड मैप आपको सिलेबस से ही मिलेगा। तो बीए पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन का आप जो भी पेपर, आप जो 3 पेपर्स पढ़ते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कोई भी, और उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये सिलेबस में सारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई होती है, और ये पाठ्यक्रम या जो क्या है ये आपके रोड मैप का काम करता है। ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल है और इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। आप इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ये देखिए, सारे सब्जेक्ट जो जो आपको पढ़ने हैं वो हिंदी साहित्य से लेकर ये सारा सारा कुछ जो है, जो भी पेपर्स आप पढ़ने वाले होते हैं वो सारा, ये सारे पेपर्स का 1 बाय 1 इसमें सिलेबस दे रखा है। तो मैं हमेशा ही जो आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या कोई भी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको सबसे पहले मैं पढ़ने के तरीके के लिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले आप अपने नोटबुक बनाइए। नोटबुक में आप सिलेबस लिख लीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो देखिए आपके पेज सारे जो है सिलेबस के पेज नंबर दिए रखे हैं। हम यहाँ पर आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में ये जो है ये आप देखिए पर्यावरण, ये इन्वायरमेंट का जो कंपलसरी पेपर है उसमें क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य में क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको दूसरे पेपर्स में क्या पढ़ना है, इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल करके हम पहुंचते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में उस सिलेबस दिया हुआ है। ये देखिए, ये उर्दू पेपर का जो उर्दू में लिखा हुआ है ये सारा। तो सिलेबस आपको एक रोड मैप का काम करता है कि क्या क्या पेपर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास सिलेबस जरूर आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए या लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर बुक आपके जो आर्ट साइड के पेपर है या कॉलेज में आने के बाद आपकी कोई एक टेक्स्ट बुक नहीं होती है, आपको अपने नोट्स बनाने होते हैं। और दूसरी बात ये करनी होती है कि जहाँ से भी कोई अच्छा मैटर मिले, क्योंकि जैसे इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमेशा ही डेटा में चेंज होता रहता है। आज कोरोना पीरियड जैसे चल रहा है उसमें जीडीपी एकदम लो चली गई है। तो ये जो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो लेटेस्ट डेटा आपको इंटरनेट से मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसको आप गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा, या फिर कहीं से भी आपको नई किताब, जो जब भी आप बुक परचेज करने के लिए जाएं तो ये ध्यान रखें कि आप हमेशा ही लेटेस्ट एडिशन वाली किताब खरीदें। लेटेस्ट एडिशन वाली बुक खरीद परचेज करेंगे तो उसमें आपको डेटा जो है और देख लें अंदर कि कहाँ तक के डेटा दिए। हो सकता है वो लेटेस्ट एडिशन में भी बहुत पुराने डेटा दिए हुए हैं। तो इंडियन इकोनॉमी बहुत स्पेशल पेपर है। इसको पढ़ने के लिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन जब तक इस पर थोड़ा वर्कआउट नहीं करेंगे, थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे, वो जो है उसको आप नहीं कर पाएंगे। और इसको इग्नोर एकदम नहीं करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको थ्योरीज होती हैं तो आपको लगता है बहुत कठिन है, इसको पढ़ना ज्यादातर टाइम आप उस पर दे देते हो। लेकिन भारतीय जो सेकंड पेपर है इंडियन, देखिए आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में फर्स्ट पेपर
आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड पेपर है इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन, इसको मैं हिंदी में चलूँ तो ये जो है देखिए आपका जो और इसमें इंडियन इकोनॉमी के साथ चॉइस है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों में से एक पेपर ले सकते हैं और लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो कई बार ठीक से पढ़िए, एक तो जब भी कोई चीज पढ़िए तो आप ठीक से पढ़िए उसको कि क्या है। ये 3 पेपर नहीं, यहाँ पे दोनों में से एक पेपर लेना है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, या देखिए यहाँ पर लिखा है या अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग, या यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग। तो मैं आज स्पेशली, मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिकली आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जो ये थ्योरीज पढ़ने हैं, नेशनल इनकम और ये एम्प्लॉयमेंट की थ्योरीज, इंटरेस्ट रेट और ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह। लेकिन जो इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था वो भी मैं हिंदी में ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। हिंदी में इंटरनेट पर भी मैटर नहीं अवेलेबल होता है। तो मैं इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको शायद इस वीडियो से थोड़ी गाइडलाइन मिल पाएगी कि आप सेकंड पेपर को कैसे डील करें। तो सेकंड पेपर के लिए आपकी जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो वही है कि आपके 2 नंबर, 4 नंबर और 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 नंबर के प्रश्न आपके 20 शब्द में देने होते हैं। आंसर 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसका 50 शब्द में आंसर देना होता है, और 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 400 वर्ड्स में देना होता है। तो बहुत ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता होगी इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो आप आराम से आंसर्स दे पाएंगे। और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता हो, इसके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। और नोट्स को ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया तो वो फाइनल हो गया, उसको अपडेट करते रहें। उसमें जो है नए डेटा आते हैं, डायनेमिक एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, डेटा में हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो भी लेटेस्ट डेटा आपको अवेलेबल होता है तो उसको भी साथ के साथ अपने नोट्स में थोड़ी, जब नोट्स बनाए तो एक चीज करें कि थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस छोड़ दें, या एक ब्लैंक स्पेस में आप जो नए जो फैक्ट्स मिलेंगे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो भी तरीका हो, लेकिन नोट्स बनाने इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं समझती हूँ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके 3 इकाई में ये पेपर दे रखे हैं। इकाई 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक शोषण, उसके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन, जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके जो है क्वेश्चंस खुद बनाते हुए चलिए, 2 नंबर, 4 नंबर और 20 नंबर के। अब फुल आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ लेंगे, बाइफरकेट कर लेंगे सारे टॉपिक्स को। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स का एक है, इसमें लगता है कि बहुत लेंदी सिलेबस है, सिलेबस को सामने रखिए। और दूसरा काम जो जो आप कर सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उसके लिए आप अनसॉल्व पेपर रख लीजिए। अनसॉल्व पेपर में 5 इयर्स के क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक टॉपिक उठाइए और उसमें 5 साल में आने वाले क्वेश्चंस को देखिए कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किस तरह से। जैसे निकासी का सिद्धांत, इसके कारण और परिणाम क्या है, तो इस पे प्रश्न इस तरह से बनेगा कि आर्थिक निकासी किस प्रकार हुई भारत में, आर्थिक निकासी का सिद्धांत किसने दिया, और इसके कारण क्या थे आर्थिक निकासी के, और भारतीय अर्थव्यवस्था निकासी के कारण क्या थे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके परिणाम क्या पड़े। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, आप करंट सिनेरियो पे आ जाना है। पहले हम प्री ब्रिटिश पीरियड के बाद जो है आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण क्या है, प्राकृतिक, सब सब आप क्वेश्चंस को बनाते हुए पढ़िएगा। और मैं स्पेशली जो मैं वीडियोस यूट्यूब के लिए और आपके लिए बना रही हूँ, स्पेशली इस पेपर को पर कंसंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि थ्योरीज पे तो आप कई जगह से पढ़ लोगे। ये पेपर ऐसा है कि जिसको आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको कई बार आप इग्नोर कर देते हो, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए जो किताबें भी बता दूं मैं साथ के साथ, किताबों में आपके एक दत्ता सुंदरम की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब है, BL ओझा की बुक है, उसके बाद आपकी मिश्रा और पुरी की किताब बुक है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो या जो है
ग्रेजुएशन में ही अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में हैं वो भी इसको जो है मिश्रापुरी की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसी तरह लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक वो भी इंडियन इकोनॉमी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो या फिर दत्ता सुंदरम की बुक वो कहीं से भी ले सकते हो। इसके अलावा आप जो डेटा है उसको अपडेट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, वो जो है ले सकते हो। न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स आता है, वो लाइब्रेरी में आता है, उसको आप देख सकते हो कि कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने हैं। बेसिकली बहुत सारे किताबों के बहुत सारे जर्नल्स के पीछे जाने की जगह आप अपने एक बेसिक नोट्स बना लीजिए और डेटा फिर आपको मिलता है। मैगजीन्स में भी बहुत बार कई बार वो प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल इशू आता है जिसमें पूरी का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वो लोग फोकस करते हैं। तो वो उससे भी आपको ये पता चल जाएगा कि लेटेस्ट क्या डेटा है, वो बहुत शॉर्ट में वो डेटा दिए हुए होते हैं। तो आधारभूत लक्षण, प्राकृतिक संसाधन, अब इसमें भूमि साधन पे 4 नंबर का अलग से 50 वर्ड्स में आ सकता है, जल साधन पे अलग से 50 वर्ड्स का, और वन संसाधन पे अलग से आ सकता है। या ये पूरा ये जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का विश्लेषण कीजिए, विशेषतः भूमि, जल और वन संसाधन। इनका जो है 400 वर्ड्स में आपको करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में लिखते हुए इसको अलग से अब डेटा देंगे कि कितना कितना जो है जल भूमि की उपलब्धता है, पर कैपिटा लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी है। डेटा का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप एक जनरल रिमार्क देके इस पेपर को डील नहीं कर सकते हैं। वन संसाधन फॉरेस्ट में कि हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी है उसमें कितनी एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत होनी चाहिए और हमारे पास कितना है अभी, और जो नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, इन्हीं सब बारे में हमको पढ़ना होता है। अब 2011 में हमारी जनगणना लास्ट हुई थी और मुख्य जनांकीय लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। जनसंख्या का आकार और वृद्धि दरें क्या हैं, लिंग संरचना क्या है, सेक्स स्ट्रक्चर मतलब स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है, रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन या ग्रामीण शहरी प्रव्रजन किस तरह से हुआ है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पहले तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, और इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कौन से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। फिर जनसंख्या की धार्मिक संरचना, इसमें भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो 2001 की जनगणना अभी तक सिलेबस में आपके चल रहा है, विशेषतः 2011 की जनगणना के आंकड़े आ चुके हैं, तो आपको लेटेस्ट उसको देना होगा। जनसंख्या नीति, फिर जो भारत सरकार है उसकी पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, फिर आधारभूत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर मैं आपका एक वीडियो बना चुकी हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। फिर भारत की नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूंगी कि अपने वीडियोस में आपको लेटेस्ट डेटा और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूं, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपकी तैयारी होती रहे साइड बाय साइड। लेकिन आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी और खोजना पड़ेगा। फिर कृषि उत्पादन, उत्पादकता, पहले तो क्या उत्पादकता होती क्या है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, भूमि सुधार के बारे में आप 400 वर्ड्स में आप इस पे एक पूरा नोट लिख सकते हैं, अपना बना सकते हैं। उसके बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होता है 400 वर्ड जो, तो आप खुद उसका वर्ड काउंट करके देख लीजिए आपकी जो जो भी नोटबुक आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना आ रहा है। नई कृषि व्यूह रचना, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग, कृषि और विश्व व्यापार समझौता, वर्ल्ड ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसके बारे में, एग्रीकल्चर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की फूड पॉलिसी क्या है, फूड सिक्योरिटी। अभी आपने देखा माइग्रेंट वर्कर्स कितने ज़्यादा परेशानी हुई कोरोना पीरियड में, तो उसमें फूड सिक्योरिटी, राशन की दुकानें और इन सब के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश करती है कि सभी तक फूड अवेलेबिलिटी हो सके। तो इसके लिए मिड डे मील, अन्नपूर्णा योजना, तरह तरह की योजनाएं राज्य और केंद्र सरकारें चलाती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके अपने जो सिलेबस आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में जो पढ़ रहे हो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये।
इसके बाद यूनिट 2 में आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, उद्योग, और फिर आपके प्लानिंग पीरियड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, औद्योगिक नीति क्या है, औद्योगिक नियमन क्या है, लघु उद्योगों का विकास कैसे, समस्याएं, भारत के औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका क्या रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति वर्तमान नीति क्या। अभी आपको पता है जो पब्लिक सेक्टर है उसको स्लैश करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, विशेषतः गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन पे क्यों जो है इतना ज्यादा जोर है। इन सब बारे में जब जितना भी आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं उनको भी पढ़िए, डिबेट्स आती हैं यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, उनको भी सुनिए। फिर औद्योगिक क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियां क्या है वो उसके बारे में पढ़ना है। तो जितना आप सुनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप नोट्स बनाएंगे, उतना ही आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। फिर भारत में नियोजन या प्लानिंग कैसे हुई, उद्देश्य क्या थे, इसकी स्ट्रैटेजी, व्यूह रचना मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी, प्रमुख उपलब्धियां और असफलताएं क्या रही, करंट 5 ईयर प्लान, इसका उद्देश्य, उसमें एलोकेशन मतलब कितना बजट एलोकेशन, उसमें कितना पैसा हर एक सेक्टर के लिए दिया जाता है। फिर योजनाओं का वित्त पोषण, यानी जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी फाइनेंसिंग किस तरह से करी जा रही है, सेंटर और स्टेट का कितना कितना इसमें पार्टिसिपेशन है, या और कहाँ से इसका जो है वित्त पोषण या फाइनेंसिंग कहाँ से की जा रही है, इसके लिए पैसे कहाँ से जुटाए जा रहे हैं। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अलग अलग भी इम्पोर्टेंट है। और आर्थिक सुधारों की व्यवहारिकता, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रगति, ये जो है ये सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी बनता है इस पे। फिर बाह्य क्षेत्र पर आप आ जाइए तो विदेशी व्यापार भारत का जो कितना हो रहा है, इसकी आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या ट्रेंड्स हैं, तो और भारत में विदेशी व्यापार की संरचना और डायरेक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है, मतलब क्या क्या उसके अंदर वस्तुओं का निर्यात और आयात किया जाता है, और इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब किन किन देशों के साथ होता है। तो यहाँ पर आपके लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, ये सब चीजें आप अपने डेटा को जो सपोर्ट करते हैं आंसर्स को, वो इन डायग्राम्स के थ्रू आप दिखा सकते हो। भुगतान संतुलन का संकट और नया आर्थिक सुधार, निर्यात संवर्धन के उपाय और नई व्यापार नीतियां, विदेशी पूंजी, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव। देखिए सीधे सीधे प्रश्न बन गया कि भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की व्याख्या कीजिए, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर स्वदेशी का महत्ता क्या है, आजकल आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना बहुत ज्यादा चल रही है। पहले भी स्वदेशी की संकल्पना दी गई थी, विशेषतः जो महात्मा गांधी ने दिया था। तो इस स्वदेशी की क्या इंपॉर्टेंस है। इकाई 3 विचारणीय महत्वपूर्ण क्षेत्र, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, कीमत वृद्धि, अभी इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है, इसके कारण क्या होते हैं, भारत में मजदूर संघ और श्रम कल्याण, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था बीए पार्ट 3 में आप पूरा पेपर पढ़ोगे, लेकिन इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति, जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग और आधारभूत ढांचा, इकाई 3 में ये सारी चीजें आपको पढ़ना। अब इसके बाद ये या जो लिखा हुआ है वो मैथमेटिकल वाले पेपर के लिए है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो इकाई 3 है बहुत छोटा सा, अगर आप इसको 1 बाय 1 नोट्स बनाते जाए तो बहुत छोटा सा पेपर है। मैं आपको व्हाट्सएप पे इसके क्वेश्चंस भी आपको असाइनमेंट दूंगी, आप इसको करें, खुद क्वेश्चन बना के इसकी तैयारी करें। अगर अभी आपका सेशन में एग्जाम होने में बहुत देरी है, शुरू में ही आप अपने एक नोटबुक जरूर बना लें। जैसा कि आपको मैं पहले की क्लासेस में भी कहती रही हूँ, कोरोना के टाइम पे हम आपस में क्लासरूम में नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन हम आपको मैं गाइड जरूर कर सकती हूँ। आप जरूर से ही अपनी नोटबुक बनाकर हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 लिखते हुए चलिए। आपके साथ मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रही हूँ। इस पेपर को मैं फिर आपसे एडवाइस करूंगी कि आप इस पेपर को जरा भी इग्नोर मत कीजिए। देखने में आसान लगता है, लेकिन आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होंगे तो आप इसको करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। आपको अगर बोल दिया जाए गरीबी पे 100 शब्द लिखो,
तो आपको ऐसा लगता है गरीबी तो बहुत आसान है, लेकिन क्या है गरीबी, क्या है, किन लोगों को हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं, कितनी गरीबी स्वतंत्रता के समय थी, उसके बाद क्या हुआ, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं, कितने ऊपर हैं, ये सारी चीजें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे पूरा पेपर बेस्ड है, और उसके लिए नोट्स बनाना बहुत बहुत जरूरी है। अभी के वीडियोस में मैं कुछ जो है इसी पर ही फोकस करूंगी, और इंटरनेट पे जो अवेलेबल मटेरियल है उसकी हेल्प लेके डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इससे सहायता मिली होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।